जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्णों का उच्चारण स्थान अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं, जिसमें से 3 उच्चारण स्थान आपने कंप्लीट कर लिए। चौथा जो उच्चारण स्थान है वो है लर्तु लसानाम दंतव्य। तो यहाँ लें, इसके बाद ये तय वर्ग, और इसमें आता है तय, थ, द, ध और न। इसके बाद ले और ये स। नाम का अर्थ होता है नाम वाले। दंतव्य का अर्थ होता है दांत। तो ये यहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं, जो कृष्ण में जो लगता है, जिसका हम पितर में प्रयोग करते हैं, जिसका हम तरण में प्रयोग करते हैं, तरण तिनके को बोलते हैं, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि इस वाले री का उच्चारण तय, थ, द, ध और न, इसके बाद ले और से, इनका उच्चारण दांत से किया जाता है। जब भी हम तय वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आप दांतों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। तय, थ, द, ध, आपके दोनों दांत ऊपर और नीचे वाले एक्टिव हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि तीनों तरह के से का उच्चारण स्थान अलग अलग है। ये वाला जो से था ईचू यसा नाम तालव्य में, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है अर्थात तालु। इसके बाद ऋतु रसा नाम मूर्धन्य में आपने पढ़ा, इस वाले का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, जिसको हम मूर्धा भी बोलते हैं। इसके बाद में ये आपके सामने लिखा है, इस वाले से का उच्चारण स्थान दंतव्य अर्थात दांत है। तो तीनों से का उच्चारण स्थान 3 अलग अलग जगह से हम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। जी, आपको ये ध्यान रखना है, आप 1 to 5th का जो आप यूपी टेट का फॉर्म भरने वाले हो, तो उसके अंतर्गत आपके पास तो 1 to 5th का जो आप भरने वाले हो, तो उसमें तो आप किसी भी साइड से हो, साइंस से, सोशल साइंस से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। 6 to 8 वाले के अंतर्गत अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपने बीएससी की है और आप सोशल साइंस लेना चाहते हो, तो आप सोशल साइंस उसी कंडीशन में लेना जब आपकी तैयारी अच्छी हो। ये सोच के मत लेना कि वो आसान होती है। तो यहाँ अगर आपकी तैयारी साइंस मैथ के मुकाबले सोशल साइंस की अच्छी है, तो आप सोशल साइंस का चुनाव कर लो, ठीक है। तो इसीलिए आर्ट साइड वालों की अगर साइंस मैथ अच्छी है तो आप साइंस मैथ लेके भी अपना वो पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? लर्तु लसानाम दंतव्य, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया आपका दांत। इसके बाद 5वां जो उच्चारण स्थान है हमारा, वो है
उपधुमानीय नाम, उपधुमानीय नाम ओष्ठ, उपधुमानीय नाम ओष्ठ। तो यहां पर क्या है, ये छोटा ऊ, इस बड़े ऊ का मतलब हो गया यहाँ बड़ा ऊ, ये पै पे मात्रा दी हुई है इसलिए क्या हो गया पै वर्ग। और पै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पै, फै, बै, भै और मैं। इसके बाद उपध्वनीय चिन्ह हमारा ये होता है, जैसे विसर्ग का चिन्ह होता है अनुस्वार का होता है, ऐसे ही उपध्वनीय का ये चिन्ह होता है जिसका प्रयोग संस्कृत के मंत्रों में किया जाता है। और यहाँ नाम का अर्थ हो गया नाम वाले, ये नाम सब में कॉमन आता है। इसके बाद में यहाँ ये ओष्ठ कहते हैं हम होठ को, तो यहाँ 1, 2 ये, इसके बाद में 5 ये 7 और 1 ये चिन्ह 8। इन 8 का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, होठ से। तो जब हम पै वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं पै, फै, बै, भै, मैं, तो हमारे जो दोनों होठ है ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों एक्टिव है। इसी वजह से इन सब का उच्चारण स्थान ओठ अर्थात होठ हो गए। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ एक्टिव है। बड़े ऊ और छोटे ऊ में केवल ये ही अंतर है दोस्तों कि इसमें उच्चारण में जितना समय लगता है इसमें उसका दोगुना समय लगता है। ऐसे ही जहां से हमारा ए का उच्चारण होगा वहां से ही आ का होगा, जहां से छोटे ई का होगा वहां से ही बड़े ई का होगा। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि इसमें अगर 1 सेकंड लगता है तो इसमें 2 सेकंड लगेगा, इसमें 1 सेकंड लगता है तो इसमें 2 सेकंड लगेंगे। क्योंकि ये हर्स्व है, ये दीर्घ है, इनमें इससे दुगना समय लगता है। उच्चारण स्थान इन दोनों का भी एक है और इन दोनों का भी एक है, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान एक ही है। तो इसीलिए जिन वर्णों के उच्चारण में होठ एक्टिव होते हैं तो उनका उच्चारण स्थान हमारा क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। तो ये क्या है हमारे 5वां उच्चारण स्थान। इसके बाद 6 नंबर है ए दे तो कंठ तालव्य, ए दे तो कंठ तालव्य। तो यहां से ए, ये बड़े वाला ए, तो का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों कौन सा, ये छोटे वाला है बड़े वाला है। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ और तालव्य। वो क्या है, कंठ और तालव्य। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला आई हुआ, इसके साथ में ये वाला ई हुआ, ए और ई, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, आई। ऐसे ही ये ए और यहाँ पे आई को मिलके क्या बनता है, ये वाला। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो इसका मतलब ये कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। तो छठा जो सूत्र है ये संयुक्त उच्चारण स्थान वाला है, क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बनता है, इसलिए इसका उच्चारण भी 2 अलग अलग जगह से होगा। क्लियर। इसके बाद 7वां औ दो तो कंठ ओष्ठ, औ दो तो कंठ और ओष्ठ। यहाँ पर क्या है ये औ, इसके बाद में ये क्या है यहाँ पे बड़े वाला औ। तो का अर्थ क्या होता है, वे दोनों। और यहाँ पर ये क्या है, ये है कंठ और दूसरा क्या है ये ओष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मिलके बना है ये ए और ऊ से मिलके बना है, और ये जो मिलके बना है ये ए और औ से मिलके बना है। तो यहाँ पर
इनके उच्चारण स्थान भी 2 हैं। इस ए का उच्चारण स्थान कंठ है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और ये जो ऊ का उच्चारण स्थान है ये क्या है, ओष्ठ है। तो ये क्या कहलाया, कंठ और ओष्ठ। तो यहां केवल आप जो कमेंट करोगे वो हिंदी के रिगार्डिंग करोगे, और वो भी जो चीज आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित। देखो सारी चीज की बैच की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती, क्योंकि मैं घर से क्लास लेता हूँ, और बाकी जो दूसरे टीचर्स हैं हमारी टीम के, हिमांशी मैम को छोड़ के बाकी सारे हैं जो हमारा हेड ऑफिस है वहां से क्लास लेते हैं। तो इसीलिए आप बार बार ईवीएस की क्लास, हिमांशी मैडम की क्लास, मैथ की क्लास के बारे में जो आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो आप टेलीकॉलर का नंबर ले लो, अगर आपको दिक्कत ज्यादा है तो आप वहां पे फोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 7082189797। अगर आप इस पे कॉल करोगे तो ये सारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। मुझे ये पता है कि मेरा जो शेड्यूल है वो 9:45 से लेके वो 11 बजे का है, जिसमें मुझे लाइव क्लास देनी है। तो मैं रोज की रोज तो लिखूंगा नहीं कि अब 10:02 हो गए हैं, आज फलाना दिन है और आज 16 तारीख है, ये 16 तारीख की क्लास। तो यहाँ कोई मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी के, यहाँ मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो टीचर बनना चाहते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ आप में से ज्यादातर लोग मैच्योर हैं और अच्छी पर्सनालिटी आप लोगों की है, और आप 2023 में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। तो इसलिए उस सोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है तब आपको ईवीएस याद आ रही है, जब आपको ईवीएस पढ़ाई जाएगी तब आपको मैथ याद आएगा, और जब आपको मैथ पढ़ाया जाएगा तब आपको जो है साइकोलॉजी या आपका टीचिंग मैथोलॉजी, जो बाल विकास और शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको वो याद आएंगे। और ये टीचिंग लाइन में एक बड़ी बीमारी होती है बच्चों के पास कि जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए उस पे फोकस नहीं करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए, कुछ बच्चों को किताबें चाहिए। जब टीचर सामने है तो पीडीएफ की क्या औकात बच जाती है, जब टीचर सामने रह के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है तो फिर किताब की क्या औकात बच जाती है। तो सबसे पहले आप ये सीखो कि आखिरकार सरकारी नौकरी लेने के लिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा, क्योंकि अब तक तो आपको वही नहीं आया है कि जब यहाँ क्लास हिंदी की चलती है तो आप अभी दूसरे सब्जेक्ट में उलझे हुए हो। और ऐसा कब होता था, आप याद करो, जब आप 6 to 8 में थे, जब आपका साइंस का पेपर होता था तो आपको मैथ में मजा आता था, और जब आपका मैथ का पेपर होता था तो सीरियल देखने में मजा आता था, और जब आप सीरियल देखने के लिए फ्री होते थे तो आपको बाहर किसी से बात करने में मजा आता है। तो वही चीज अभी भी चल रही है 20 साल की एज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीर से बड़े हो चुके हो, लेकिन पढ़ने के जो तरीके आपको बदलने चाहिए वो आपने अभी तक नहीं बदले हैं, और फिर आप भीड़ का हिस्सा बनोगे। ठीक है, हर स्टूडेंट को जो चीजों को इकट्ठा करने की आदत पड़ गई है ना, हमें भी पता है, अगर सब्जेक्ट वाइज हम आपको 100 पीडीएफ दे दे, 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो 500 पीडीएफ हो गई। अगर एक पीडीएफ एक दिन में खोल के देखोगे आप 100 क्वेश्चनों की, तो आपको तो 500 दिन चाहिए, अंदाजा लगाओ। इसीलिए जो बेस्ट कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट यहाँ चल रहा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो पीडीएफ से क्या समझ लोगे आप, और किताबों से क्या समझ लोगे। क्या ये जब हम पैदा नहीं हुए थे, क्या ये चीजें उस समय किताबों में नहीं थी? क्या पहली क्लास में तो 5वीं क्लास तक क्या आप ये चीजें नहीं पढ़े हो? उसके बाद कंटिन्यू हिंदी सब्जेक्ट आपके पास रहा है, और उसके बावजूद भी आप इन चीजों से फ्री होना नहीं चाहते हो। इसीलिए कोशिश करो कि पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है आप उससे वाकिफ हो, और फिर उसके बाद सारी चीजों को कंटिन्यू करके चलो। अब हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पे फोकस। जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना, तो उस समय आप कमेंट करके ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। अभी टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक पे फोकस करो। तो एक तो हमारा क्या है, ये ओ दो तो कंटोष्ट, और इधर क्या था हमारा ए दे तो कंठ तालव्य। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो से होता है, इस वाले से का अर्थ होता है वह,
और यहाँ इसके बाद में होता है तो, इस वाले तो का अर्थ होता है वे दोनों, और एक होता है ते, इसका अर्थ होता है वे सब, और एक होता है अहम, इसका अर्थ होता है मैं, और एक होता है त्वम, इसका अर्थ होता है तुम। ये यहाँ संस्कृत के सर्वनाम है जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ये यहाँ हिंदी के सर्वनाम है जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ जो ये तो आया है ना, इस तो का अर्थ वे दोनों है, इसीलिए इससे तो हमने ये ले लिया, इससे हमने ये लिया जिसकी दो मात्रा किसकी होती है, इसकी। तो का अर्थ हो गया वे दोनों। तो यहाँ पर चूंकि ये बना हुआ है ए और ई से, तो जब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बना है तो इसका उच्चारण स्थान भी दो अलग अलग जगह से होगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये ए और ई मिलके आई बना, ये ए और आई मिलके ये आई बनता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। और ये जो बनता है ये किससे बनता है, ये ए और ई से मिलके बनता है। तो जब इसमें हम ई का उच्चारण करेंगे तो तालव्य का तो प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके दो दो उच्चारण स्थान हुए। यहाँ पर ये क्या आ गया, औ, दो जिसकी दो मात्रा है, तो का अर्थ हो गया दोनों, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। थोड़ी देर पहले आपको अभी बताया गया ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ये रहा ऊ, ये ओष्ठ है ऊ का। और ए का उच्चारण स्थान कंठ है जो कि आपको कल पढ़ा चुके हैं। तो ए का हो गया कंठ, ऊ का हो गया ओष्ठ, ये ए और ऊ को मिलके बना तो क्या बन गया औ। तो जब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बना है तो इनका क्या हो गया, उच्चारण स्थान दो अलग जगह से हो गया। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये ए और औ से मिलके बना है तो इसका भी उच्चारण स्थान, क्योंकि ये कैसे बनता है, ये बनता है ए और ऊ से। क्लियर। अब जब इसमें ऊ का प्रयोग होगा तो हमें ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ेगा, और ए इसके साथ है ही, तो यहाँ इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। आठवां जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान है वकारस्य दंतोष्ठ। क्या है, वकारस्य दंत ओष्ठ। ये क्या है, वकारस्य दंत ओष्ठ। वे आकार वाले का, वे आकार वाले का वे आकार वाले का उच्चारण स्थान, वे आकार वाले वर्ण का, वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। तो वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दो वर्णों से मिलकर नहीं बना, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें उसमें दो का प्रयोग करना पड़ता है, एक तो दांत का और दूसरा ओष्ठ का। ओष्ठ मतलब होठ का। तो इसी वजह से इसके दो उच्चारण स्थान हुए, एक दंत और दूसरा ओष्ठ। वह का उच्चारण करके देखो आप, वह, तो आपके दांत खुलेंगे, दांत के ऊपर है होठ तो होठ भी एक्टिव हो जाएंगे। तो वह का उच्चारण करने पर शरीर के दो अंग एक्टिव हो रहे हैं, एक आपके दांत और दूसरे आपके होठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, दांत और ओष्ठ हो गए। अब फिर आपसे ये पूछा जाता है कि संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण बताइए कौन से होते हैं। संयुक्त उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण, संयुक्त उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारे ये आई, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक वह। तो टोटल कितने वर्ण हो गए, 5। तो संयुक्त उच्चारण स्थान यानी कि इनका उच्चारण दो अलग अलग जगह से होता है। फिर आपसे क्वेश्चन से यहाँ पूछा जाएगा कि संयुक्त उच्चारण स्थान कितने होते हैं।
संयुक्त उच्चारण स्थान क्या है? संयुक्त उच्चारण, संयुक्त उच्चारण स्थान। क्लियर? संयुक्त उच्चारण स्थान कितने हैं हमारे? 3। कौन कौन से हैं संयुक्त उच्चारण स्थान? एक है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। दूसरा है कंठ ओष्ठ। तीसरा है दंत ओष्ठ। तो एक कंठ तालव्य है, दूसरा कंठोष्ठ है और तीसरा क्या है? दंत ओष्ठ है। तो ये क्या है हमारे? संयुक्त उच्चारण स्थान। कई बार यही पूछा जाता है, संयुक्त का मतलब क्या हुआ कि दो वर्णों का, जो वर्ण 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने, उनके उच्चारण स्थान भी 2 अलग अलग जगह से होंगे। जैसे इससे जो उच्चारण होगा वो आई और ए का होगा, इससे जो उच्चारण होगा वो औ का और औ का होगा, और इससे जो उच्चारण होगा वो किससे होगा? वैसे होगा। इससे उच्चारण किसका होगा? वै का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐ, औ और वै। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण और संयुक्त उच्चारण स्थान। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक और नए उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं, वो है नासिका। जैसे कै वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा ये होता है और चै वर्ग का अंतिम वर्ण ये होता है, टै वर्ग का अंतिम वर्ण, तै वर्ग का अंतिम वर्ण और पै वर्ग का अंतिम वर्ण, और इससे एक सूत्र बन जाता है यणनणनम। तो ये यणनणनम, नासिक, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिक अर्थात नाक होता है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कौन तो कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो ये है। इसके बाद में चै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो यह है। टै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो न होता है। तै वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो न होता है, और पै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो मैं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके 2 उच्चारण स्थान हैं। अब इसका एक उच्चारण स्थान तो हो गया हमारा कंठ, क्योंकि कै वर्ग के उच्चारण कंठ से होता है। इसका एक उच्चारण स्थान हो गया तालव्य, इसका एक उच्चारण स्थान हो गया मूर्धन्य, इसका एक उच्चारण स्थान हो गया दंतव्य, और इसका एक उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। तो एक एक तो इनके उच्चारण स्थान ये है ही, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके उच्चारण स्थान है। और दूसरा जो इनका उच्चारण स्थान है ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, और अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? नाक से। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन सब वर्णों का उच्चारण इनके साथ साथ नासिका से भी होता है। नासिका का मतलब क्या हो गया? नाक। तो इनके 2 उच्चारण स्थान है, एक तो कंठ हो गया, एक नाक। ये तो वो ऑप्शन में कंठ देगा या वो नाक या नासिका देगा। तो जो भी ऑप्शन में अगर दोनों दिए हैं तो फिर कहोगे आप ए और बी दोनों। चूंकि ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं
और अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नाक दोनों होता है। तो ये सारे मुख के पार्ट हैं। मुख के कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव, ये मुख के पार्ट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसलिए मुख और नाक से जो उच्चारित होते हैं उन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, एक तो मुख वाला और दूसरा नासिका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नासिका वर्ण कितने हैं, तो आप कहोगे नासिका वर्ण 5 होते हैं। नाक से किन वर्णों का उच्चारण होता है? नाक से इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है। कुल उच्चारण स्थान चूंकि जब ये आ चुके हैं कंठ में, तालव्य में, उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कुल उच्चारण स्थान बताइए तो राइट आंसर 8 ही है, 9 उच्चारण स्थान नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी हम यहाँ से कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य, दंत, ओठ से उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि इसमें नाक का भी प्रयोग होता है, इसलिए नाक को भी एक उच्चारण स्थान मान लिया गया। तो ये था वर्णमाला का दूसरा सेक्शन। अब तक आपने 2 सेक्शन कंप्लीट किए। एक सेक्शन था वर्णमाला का आपका वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, और वो 3 भेद पढ़े और उनके भी तमाम भेद आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए। और दूसरा था वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, और वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो 8। और तीसरा जो सेक्शन है वो है वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग। और चौथा जो सेक्शन है वो है हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश पठन या हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान। और 5वां है वर्णों का वर्गीकरण, आभ्यंतर और बाह्य, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का। इन 5 अलग अलग सेक्शन में ये पूरी वर्णमाला हमारी कंप्लीट होती है। तो ये क्या है हमारी वर्णमाला। क्लियर? इसमें से ये 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हुए हैं। अगर यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आ चुकी है सारी, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर तीसरे और चौथे सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वर्ण के 3 भेद और उच्चारण स्थान जो उन 52 वर्णों को हमने पढ़ा है, उन 8 जगह से हम उन 52 वर्णों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि संयुक्त जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान वहीं से ही होता है जहां से वो मिलकर बने हैं। अगर यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आ गई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलो ओके, अब इस तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। और ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं हुआ यूपी टेट के अंदर और सुपर टेट के अंदर वर्णमाला से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो वर्णमाला के इन 5 अलग अलग सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया। और चूंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी के साथ साथ संस्कृत को एक लैंग्वेज के रूप में चयन करेंगे, तो जो संस्कृत के रूप में चयन करेंगे तो उनको तो ये मान के चलना है कि आप एक नहीं बल्कि 2 पंथ काम कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, क्योंकि इसी के आधार पे आप संस्कृत में भी वहां क्वेश्चनों को सही करोगे। तो इसको हम वर्ण विन्यास कहते हैं, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। यहां पे कुछ शब्द देगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे शब्द दे दिया आपको क्षत्रिय। आपसे पूछेगा कि इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, कौन कौन से वर्णों को मिला के ये बनता है। तो आपको क्या करना होता है कि आप इनको अलग अलग वर्णों के रूप में आप प्रयोग करोगे तो हम उसको वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहेंगे। जैसे ये जो बनता है, ये यहां से लेके यहां तक जो बना हमारा, ये क्या बना, ये वाला। इसके बाद ये यहाँ आधा तय है, रे है, इसके बाद ई है, यहां से लेके यहां तक ये बना। इसके बाद यहाँ पर ये और ये ए है, और ये कोई भी व्यंजन में एक स्वर होता है, और ये बन गया आपका ये। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो भी उसने पूछा है तो उसको मिला के फिर आपने यहाँ पर ये बना लिया। अगर आप दिए गए शब्द को स्वर और व्यंजन में अलग अलग लिख देते हो तो उसको बोलते हैं वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। क्लियर? देखो, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूं, मेरी किसी भी क्लास की पीएनजी अब तक किसी भी बैच में न तो दी गई है और न आगे किसी बैच में दी जाएगी। ठीक है? मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो न तो आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, ठीक है, बस जिस समय जो चीज चल रही है उस पे फोकस करना है। और ये आप हिंदी पढ़ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा लॉजिकली और बहुत ही ज्यादा उलझन वाली चीजें हैं और उसको आपको अपने पास सजो के रखना है। मैं वो हिंदी पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको पेपर के दौरान रिवीजन भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस शर्ते पेशेंस रखिए, समय दीजिए, और जब जो चीज चल रही है उस पर फोकस कीजिए। ये 3 काम आपको करने हैं। सर जी पीएनजी दे दीजिए, सर जी मैं रटने नहीं दूंगा चीजों को। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता क्या है? एक बार पहले पढ़ोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर उन नोट्स को पढ़ोगे। इतना टाइम किसी की लाइफ में है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसको पीएनजी की नीड है, वो मेरी बुक है मार्केट में, वो बुक ले ले। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ यही सारी क्लास नोट्स के रूप में ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। समस्या तो ये है कि वो चीजें उस लेवल पे आप लेके नहीं चलोगे। आप जिस तरीके से लोगों को पढ़ते हुए देखते हो, ठीक है, उसी तरीके से पढ़ना चाहते हो। सिलेक्शन के लिए आपको भीड़ से अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो यहाँ क्या है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये तो अभी ये देखो, मान के चलो जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं इनको, या पर प्राइमरी पे पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई पीएनजी नहीं देता है, तो वो कैसे लर्न कर लेते हैं? आपकी बुद्धि, आपका आईक्यू लेवल इतना भी नहीं है कि आप हिंदी का काम आज ही कंप्लीट कर लो। तो आप तो उस प्राइमरी के बच्चे की तरह चीजों को पढ़ना चाहते हो कि पहले टीचर ने पढ़ाया, फिर बोर्ड पे लिखा, फिर बच्चे ने कॉपी पे उतारा, फिर होमवर्क दिया, फिर बच्चा घर से होमवर्क करके लाया, फिर टीचर ने चेक किया, उसमें फिर कमी बताई, फिर दोबारा से फिर बच्चे ने किया। वो काम डिग्री इकट्ठी करने में तो हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए नहीं हो सकता। डिग्रियां इकट्ठी करने में और सिलेक्शन लेने में अंतर है। तो इसलिए उसको उसी तरीके से आप समझोगे। यहाँ पे अब वो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसका सही वर्ण विन्यास क्या है, इसका सही वर्ण विच्छेद बताइए, वर्ण विच्छेद इसका क्या है। एक तो ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा है, तो इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो यहां पर इसमें एक तो ये रहा स्वर, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। 3 स्वर हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, 5 व्यंजन। कुल वर्ण कितने हुए? 8। इन 8 वर्णों से मिलके सुर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इन 8 वर्णों से मिलके ये शब्द बना है। इसमें 3 स्वर 5 व्यंजन हैं। ठीक है, ध्यान रखना है किसी भी व्यंजन में केवल एक ही स्वर होता है, 2 नहीं होते। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है सब में वो ए ही हो। वो जिस तरीके से जो मात्राओं का प्रयोग उसमें होता है उसी के आधार पे आप उसकी
पहचान करोगे। ये क्या है? विज्ञान। यहाँ पर ये क्या है? आधा व्यय, इसके बाद ई, यहाँ पे ये आधा जय, इसके बाद में ये के बाद में ये आ, इसके बाद में न के बाद में ए। ये कैसे बना है? यहां से लेके यहां तक ये वी हो गया, ये यहां से लेके यहां तक ये ज्ञ हो गया, और ये यहां से लेके यहां तक ये न हो गया, और ये शब्द क्या बन गया? ये शब्द बन गया विज्ञान। तो मैंने जानबूझ के थोड़े से टप लिए, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ अब इन बच्चों का क्या करेंगे जो ये कह रहे हैं सर आप ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़ाएंगे क्या? अब जब आप रोज क्लास लोगे नहीं तो फिर आपको तो ये दिक्कत होगी ना। मैंने ये कहा कि देखो आप में से यूपी टेट तो सबका होगा, लेकिन किसी के नंबर बहुत ज्यादा होंगे, किसी के नंबर कम होंगे। जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो वो तो वास्तव में अच्छे नंबर लेके आएंगे और वो मार्क्स होंगे लगभग 130 प्लस, ठीक है। टारगेट आपको 135 प्लस का दिया गया है। 135 अगर यूपी टेट में आपके नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 135 नंबर आपको दो चीज की गारंटी देंगे। एक गारंटी तो ये देंगे कि आप टीचर बनने के हकदार हो और आप में वो पोटेंशियल है, वो योग्यता है, वो क्षमता है कि आप 2023 में नहीं तो 24 में आप टीचिंग लाइन में सरकारी टीचर के रूप में एंट्री कर जाओगे। दूसरा ये है कि आपका जो अचीवमेंट है वो वास्तव में बहुत बेहतरीन है जो कि इस एज ग्रुप में चाहिए। और तीसरा ये है कि बाई चांस सुपर टेट की भर्ती कोर्ट कचहरी में चली गई एग्जाम होने के बाद भी, तो आप DSSS, KVS, NVS, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, इसके बाद दूसरे जो और अदर स्टेट में जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल होते हैं वहां कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले लोगे। तो इसीलिए आपको टारगेट क्या दिया गया है? 135 का। तो 135 के लिए तैयारी हो रही है। यूपी टेट को पास तो हम 10 दिन में पढ़ा के करा देंगे। अगर हम पेपर से पहले 10 दिन खड़े हो गए और हमने 10 क्लास ले ली और उसी में से पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन वहां केवल उन कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप, वहां केवल क्वेश्चन और उनके आंसर समझोगे। आज आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट केवल आपको यूपी के एग्जाम में काम नहीं आएगा, आप जितने भी एग्जाम दोगे वहां सब में काम आएगा। आपके पास इतना वक्त है, हमारे पास भी इतना वक्त है कि हम आपको हिंदी से फ्री करा सकते हैं। तो आप अपना पर्पज समझोगा कि आप किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। यहां से हमें क्या पता चला कि वह में ई स्वर है, ए नहीं है। अगर आप यहाँ आधा वह, इसके बाद में ए और इसके बाद में यहाँ ई करोगे तो एक तो किसी भी व्यंजन में दो स्वर नहीं होते, एक ही होता है। और दूसरा ये वी था, आपने ये वही बनाया, वे ए और ई, वही बनाना क्या था हमें? वी कब बनेगा? आधा वे और ई को मिला के। एक लॉजिक तो ये था। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये आधा जय और यह से मिलके बनता है। क्लियर? तो ये क्या है? आधा जय और यह से मिलके बनता है। अब चूंकि इसमें ये आ लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें ये आ गया। क्लियर? तो ये यहां से लेके यहां तक ये जय है, इसमें ये क्या आ गया आपका? ये चय वर्ग का अंतिमण यह, और न में चूंकि यह है तो ये हो गया आपका विज्ञान। इसके बाद सरष्टि कैसे बनेगा? आधा से री, इसके बाद में आधा से टे और ई। ये यहां से लेके यहां तक ये बना, ये बन गया और ये बन गया आपका ये। इसको लिखा कैसे जाएगा? सरष्टि के रूप में। इसके बाद यहां से शब्द आया आपका यहां पर ये छोटा ओ,
इसके बाद आधा दे, ये, इसमें आ, ने और ए। ये जो बना है यहां से लेके यहां तक और ये यहां ने, इनको आपस में जोड़ देंगे तो इससे शब्द बन जाएगा उद्यान। इसमें यहां से लेके यहां तक ये आधा दे हैं और यहां से लेके यहां तक ये इसमें यह है, तो इसलिए आधा दे और ये क्या है, आ से मिलके ये बना। क्योंकि इसमें स्वर आ गया तो स्वर के तो अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, तो उसमें कोई दूसरा वर्ण होता नहीं है, इसलिए ये ओ हो गया। यहां पर इसमें जो ये री आया है, ये वाला री हो गया जो कृष्ण में कृपा में लगता है, ठीक है। तो यहां पर ये बना, ये आधा से है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हमने ये आधा लिख लिया। इसके बाद मेरे टे के साथ में ई है, तो ये क्या बन गया, सरष्टी। क्लियर। तो ये सरष्टी हो, ये उद्यान। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया प्रधानाचार्य। ये क्या है, पे के साथ में क्या है, यहाँ पर आधा पे, आधा रे और ये ए। इसमें ऊपर वाला ये पे आधा है और इसमें जो ये रे आया है ये पूरा है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका पर बना। इसके बाद में ये आधा धै और धै के साथ में ये आ गया आपका आ। इसके बाद में ये आधा ने और ने के साथ में ये आपका आ गया। इसके बाद में ये यहाँ आधा चे और चे के साथ में ये क्या आ गया, आपका आ। इसके बाद में ये रे, ये और इसके बाद ए। ये बने कैसे हैं, यहां से लेके यहां तक ये बन गया आपका धा, ये बन गया ना और ये बन गया आपका चा और ये बन गया आपका ये। तो ये क्या है आपका प्रधानाचार्य। तो ये क्या बन गया आपका प्रधानाचार्य। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होता है और उसी के माध्यम से हमें ये सारी की सारी चीजें यहां सीखनी है। क्लियर। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला ये पे आधा है, ये रे पूरा है, ये रे में स्वर भी लगा हुआ है, ये टूट गया। ये धै है, धै में ये आ आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें कोई ना कोई स्वर होता है। न के साथ में आ आया हुआ है, चे के साथ में आ है। ये रे जिस पे भी होता है ऊपर हमेशा उससे पहले उच्चारण होता है, उससे पहले बोला जाता है। तो रे यहाँ पे आ गया, तो ये प्रधानाचार्य। तो इसके बाद ये के साथ में ए लगा हुआ है, तो ये शब्द क्या बन गया हमारा प्रधानाचार्य। तो जो अलग अलग लॉजिक है मैंने जानबूझ के वे शब्द लिए। इसमें मुझे इस लॉजिक को बताना था, इसमें मुझे इस वाले लॉजिक को बताना था, इसमें मुझे इस लॉजिक को बताना था, इसमें इसको और इसको बताना था। यहाँ पे ये जो आया है इसके साथ इसमें मुझे ये संयुक्त व्यंजन के बारे में बताना था यहाँ पे। और ज्यादातर इसी तरह के यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन से दो व्यंजनों से मिलके बना है। तो ये क्या था हमारा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। एक और इसी का ही पार्ट होता है, इसी का भाग होता है, उसको बोलते हैं हम वर्ण संयोग। वर्ण संयोग
या वर्ण संयोजन, वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन जो होता है उसमें हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अब आपको ये बताना है कि इससे कौन सा शब्द बना। चलो जी, आपको बताना है कि इनसे, इसको बोलते हैं वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। तो आपस में वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहलाता है। कैसे जोड़ेंगे? ये आधा वह है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर हम आधे वह के रूप में ही लिखेंगे। इसके साथ स्वर है तो इसको पूरा लिखेंगे, इसके साथ भी स्वर है पूरा लिखेंगे, क्योंकि किसी भी व्यंजन के साथ एक होता है। इसके साथ कोई नहीं है तो आधा लिखेंगे, इसके साथ एक है तो फिर यहाँ पूरा लिखेंगे। अब इसको आप जोड़ दोगे और जोड़कर जो शब्द बनेगा वो क्या है? वो है व्यवस्था। क्लियर? तो ये क्या बन गया? व्यवस्था शब्द बन गया। यहां पर ऐसे इसमें करोगे आप, यहां ये क्या है? ये हो गया आपका ये हो गया आपका ये हो गया आपका ये, और इससे शब्द क्या बन गया आपका? कृपया। ये वर्तनी भी सही है। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है? ये ई है, ये आधा से है, ये वे है और ये रे है, और इनको आपस में जोड़ के यहां से क्या बना लोगे? ईश्वर। तो जो आधा व्यंजन है उसके साथ स्वर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जो आधा व्यंजन है उसके साथ स्वर नहीं आएगा, तो इससे व्यवस्था बन गया, इससे कृपया बन गया, इससे ईश्वर बना। अब आप अपने परिवार के 5 मेंबरों के नाम लिखकर उनका वर्ण विन्यास कीजिए, फिर उनको आपस में जोड़ के देखिए कि आप वही शब्द बना रहे हैं जो उनका नाम है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद को अच्छी तरीके से जान गए। बस आपको इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान तो ये रखना है कि किसी भी व्यंजन के साथ में केवल एक स्वर होता है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि संयुक्त व्यंजन में आपको ये पता होना चाहिए कि वे कौन से 2 वर्णों को, व्यंजनों को मिला के बने हैं। और तीसरा ध्यान आपको अनुस्वार का रखना चाहिए कि जब भी आपको यहाँ अनुस्वार के रूप में शब्द दे दे, जैसे यहाँ संगम शब्द दे दिया, यहाँ पर संदेह शब्द दे दिया, और यहाँ पर स्वयं शब्द दे दिया, तो अनुस्वार जो आया है वो किस वर्ण के स्थान पे आया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ ये है तो ये आधा से है, ए है, और इसके बाद में ये क्या है? यहाँ पर आधा गे है, और इसके बाद में ये क्या है? आधा गे, यहाँ पर ये ए है। ठीक है? इसके बाद ये आधा मैं और ए। ऐसे ही यहाँ पे जो ये बना है, ये बना है आधा से के साथ में ए, और ये जो अनुस्वार आया है न के स्थान पर, ये आधा दे, इसके साथ में ये आई, इसके बाद ये है, और है के साथ में ये ए।
इसके बाद ये जो आया है यहाँ पर, ये आधा से है, ये वे के साथ में ए है, इसके बाद ये के साथ में ए है, और इसके बाद में ये आधा में। तो मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ मैं के स्थान पे, यहाँ न के स्थान पे, यहाँ गे के स्थान पे इन अनुस्वारों का प्रयोग हुआ है। तो जिस भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं संगम, तो आपको ये ध्यान रखना है जब हम संगम बोल रहे हैं तो से के बाद तो हम गे बोल रहे हैं जो कै वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो आप उसी को लोगे। यहां संदेह, से के बाद हम न का उच्चारण कर रहे हैं तो यहां न लोगे, और ये हमेशा आधे वर्ण के स्थान पे आते हैं जो अनुनासिक वर्ण है। स्वम, तो इसमें य के बाद में मैं का उच्चारण कर रहे हैं तो आप इसके स्थान पे मैं ही लिखोगे। जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं उनके स्थान पे ही तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 का दिखाया आपको करके, ठीक है। तो यहां पर शब्द आ गया हमारा पंडित। तो कैसे करेंगे जी हम इसको? यहां पे हमने पै ले लिया, इसके साथ ए ले लिया, इसके साथ आधा न ले लिया, इसके साथ हमने यहाँ ये डे ले लिया, ठीक है, आधा, और इसके साथ हमने यहाँ ई ले लिया, यहाँ तय ले लिया, और इसके साथ तय ले लिया। अब ये देखिए, अब ये जो आया है ये इसके स्थान पे आया है, न के स्थान पे। आप लिखते भी हो ना पंडित को ऐसे, आप ऐसे भी तो लिखते हो पंडित को, संदेह को आप ऐसे भी तो लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो ये अनुस्वार आया है ये इस न के स्थान पे आया है, जो ये अनुस्वार आया है ये इस न के स्थान पे आया है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होता है, दूसरा संयुक्त व्यंजन कौन से 2 वर्णों से मिलके बने हैं, और तीसरा अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पे हुआ है। जिसको ये पता है वो वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद वाला जो टॉपिक है हमारा, वो बड़ी ही आराम से उसको कर पाएगा। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए।
चौथा सेक्शन है शब्दकोश पठन या हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान। इसमें आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अनुस्वार चिन्ह आते हैं, दूसरे नंबर पर पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में ये अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक के बाद में स्वर, स्वर के बाद में फिर यहाँ पे विसर्ग और विसर्ग के बाद में व्यंजन का स्थान होता है। दूसरी चीज यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले डिक्शनरी में ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ ए आएगा, चौथे नंबर पे डिक्शनरी में ये आएगा और इसके बाद में यहाँ फिर व्यंजन का क्रम आएगा। जिसको इतना समझ में आ गया तो वो शब्दकोश पठन में कभी भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो नंबर है वो पहला नंबर है, इसका नंबर दूसरा है, इसका नंबर तीसरा है, इसका नंबर चौथा है और इसका नंबर पांचवा है। व्यंजन में भी आधा व्यंजन पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूरा व्यंजन है तो उसे आधा व्यंजन पहले आएगा। तो जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता रहे दीपक जी, तो हिंदी बाई अरुण सर एक यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, हिंदी बाई अरुण सर। मैंने 2 बार टॉपिक वाइज पूरी हिंदी को उसमें मैं करा चुका हूं। लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे हैं उसमें जो कि एक्टिव लर्नर हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता रहे, आप वे दोनों वीडियो सुनोगे जो वर्णमाला की है, टॉपिक वाइज 2-2 वीडियो है। एक टॉपिक वाइज तीसरी बार पढ़ाने के लिए मैं अगले सप्ताह से यूट्यूब की क्लास शुरू करूंगा, जिसमें 9 से 10 बजे के बीच क्लास मेरी रहेगी। टाइमिंग वही होता है 9 से 10। तो मैं मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, मैराथन क्लास ले चुका हूँ, लेकिन टॉपिक वाइज भी मैंने 2 बार पढ़ाया। अभी आपको केवल वहां से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। एक तो उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं है, वर्णमाला से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन मैंने 2 बार कराए, तो ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 120। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 120 क्वेश्चन जो वर्णमाला के मैंने कराए हैं यूट्यूब पे, आज तक न तो किसी एग्जाम में उनसे बाहर वर्णमाला का क्वेश्चन पूछा गया और न कभी पूछा जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चनों को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें सही कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। आप वर्णमाला में भी 50% चीजें एकदम नहीं पढ़ रहे हो। अब ये हिंदी शब्दकोश पठन से जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं हाल फिलहाल, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि वो कब तक पूछेगा आपसे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। वो जीएस में कब तक पूछेगा कि ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो उसको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो लेवल तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा ज्यादा जटिल है। तो सबसे पहला किसका है, अर्धचंद बिंदु। ये है अनुस्वार, ये है स्वर, ये है विसर्ग और ये क्या है, व्यंजन। तो अगर ये सीक्वेंस आपको पता है शब्दकोश में, तो फिर प्यारे दोस्तों, नहीं, शाम को 9 बजे होती है, शाम को 9 से 10। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। जिस दिन ये सीक्वेंस आपको पता चल गया तो फिर आप शब्दकोश पठन में ये गलती नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द आ गया प्यारे दोस्तों यहाँ पे, अचल। एक शब्द क्या है, अचल है। दूसरा शब्द अंचल है। तीसरा शब्द
अचल है। क्लियर? और फिर कुचाल है। अब आपसे पूछ रहा है इनका सही सीक्वेंस बताओ, तो इनका सही सीक्वेंस यही है जिस रूप में लिखे हैं। ये इसकी वजह से है जो अर्धचंद्र बिंदु आया है, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, और ये इसकी वजह से है। भाई क्या पहले आएगा, मात्रा बाद में आएगी, तो इसका सीक्वेंस दूसरा, इसका तीसरा, और इसका क्या है, चौथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के अनुसार जो आपको अभी बताया है, उसी के अनुसार। अब आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द आ गया चंचल, एक शब्द आ गया चवर, एक शब्द आ गया चटक, और एक शब्द आ गया। अब इसमें पूछ रहा है बताइए क्या सही है। 4 2 1 3, 3 2 1 4, 1 2 3 4। ये पूछ रहा है शब्दकोश पठन में कि इसका सही सीक्वेंस बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले किसको रखेंगे हम? सबसे पहले रखेंगे हम चवर को। दूसरा किसको रखेंगे? चंचल को। तीसरा किसको रखेंगे? चटक को। चौथा किसको रखेंगे? चेवन को। तो यहां पर राइट क्या हुआ? अगर मैं इसको यहां 1 नंबर दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 2 1 3 और 4। तो राइट क्या होगा? 2 1 3 और 4। क्लियर? एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये है कि एक शब्द दे दिया आपको कलम, एक शब्द दिया करण, एक शब्द दिया सड़क, और एक शब्द दे दिया कमल, और इसके नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। आपसे पूछ रहा है हिंदी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, कौन सा शब्द सबके बाद आएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, इस वाले में ये आधा च है, इसमें क्या है? च के बाद ए है। भाई ये जो बना है ये आधा च और ए से मिलके बना है। क्लियर? इसमें भी आधा च पहले है, लेकिन दूसरा वर्ण इसमें क्या है? ये। अब आप मुझे ये बताओ, ये ए पहले आता है कि ये पहले आता है? क्लियर? योगेंद्र जी, भाई जब इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये ए पहले आएगा ना। ये स्वर है, ये व्यंजन है, इसलिए ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। इसका निर्धारण पहले से नहीं हुआ है, इसका निर्धारण यहां दूसरे से हुआ है। तो जब पहला वर्ण कॉमन हो तो दूसरे में जाएंगे ना। जैसे इसमें हमने कैसे किया? इसमें भी तो च था, लेकिन इसमें हमने कैसे किया? इससे किया। इसमें भी तो च था पहला, इसमें किससे किया? इससे किया। ये पहले आता है, ये इसके बाद आता है, ये इसके बाद आता है, और ये व्यंजन बाद में आता है। तो पहला तो सब में कॉमन था, च च च च च। वर्ण विन्यास किस लिए सिखाए गए? इसीलिए तो सिखाए गए थे आपको। वर्ण विन्यास इसीलिए तो सिखाए गए थे आपको। इसमें पहले वर्ण ने थोड़ा ही निर्धारित किया है इनका 2 1 3 4 क्रम, दूसरे वाले ने किया है। इसमें में यह व्यंजन है, व्यंजन बाद में आएगा, स्वर पहले आते हैं। क्लियर? चलो जी, यहां आ जाओ। अब इसमें क्या है? इसमें पहला वर्ण क है, इसमें भी पहला क है, इसमें भी पहला क है, इसमें से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बाद में आएगा। ये 3 नंबर यहां लिख लिया हमने। अब जब इसमें क है तो यहां पे दूसरा ल है, इसमें यहां दूसरा र है, इसमें यहां दूसरा क्या है? मैं। अब ये देखो, ल र मैं में से कौन पहले आता है? तो ये आता है स्पर्श में। ये किस में आता है? ये स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन। ये आपको बाद में पढ़ाया गया स्पर्श के।
ये अंतस्थ है, ये भी अंतस्थ है। ये क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर। अभी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है। अब रे पहले आता है कि ले पहले आता है, ये देखो आप अंतस्थ में क्या पढ़ा आपने, ये रे ले और वे। रे पहले आता है, ले बाद में आता है, तो दूसरे नंबर पे दूसरा आ गया, इसके बाद में फिर पहला आ गया। तो ये क्या हो गया, ये 4 2 1 3 सही है। 4 2 1 3। अंतस्थ में ये रे ले वे होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, रे पहले आएगा, ले बाद में आएगा। तो 4 2 1 3, जो जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया गया डिक्शनरी में, वो उसी सीक्वेंस में है और उसी के आधार पे आपको बताना है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। बस आपको लॉजिकली डिक्शनरी का ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे पहले अर्धचंद बिंदु, फिर अनुस्वार को, इसके बाद में स्वर को, फिर विसर्ग को, और उसके बाद में व्यंजन, और व्यंजन में भी पहले आधा व्यंजन। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन सेक्शन के साथ। और वो सेक्शन क्या है हमारा, कुछ और इसके एग्जाम्पल भी ले लेंगे। अब वर्णमाला में आज हमारे ये 2 सेक्शन हो गए, 2 हमने पहले कंप्लीट कर लिए। अब ये वाला बचा है वर्णों का वर्गीकरण। आभ्यंतर और बाह्य पर्यटन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम कल वाली क्लास में जानेंगे। ये वाला सेक्शन बचा है वर्णों का वर्गीकरण। क्लियर। अब स्पर्श में क्या आएगा जी, वो तो आप रेगुलर क्लास सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। बीच बीच में आप कहीं कभी भी कूद आओगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो, आप लोगों को ये बताया गया और आपने मान भी लिया कि आपके जो पूर्वज थे वो बंदर थे। वो आप लोगों को इसलिए कहा गया कि आपके पूर्वज बंदर, क्योंकि बंदर जैसी हरकतें आपके अंदर पाई गई, तो बंदर जैसा स्वभाव पाया गया, बंदर जैसे कुछ गुण दिखाई दिए अंग्रेजों को आपके अंदर। तो इसलिए फिर उन्होंने ये कहा कि शायद इनके पूर्वज बंदर थे, और वो इतिहास में लिखा भी गया, साइंस ने मान भी लिया और आप लोगों को यकीन भी हो गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे पूर्वज मेरे जैसे थे। ये जो हरकतें मेरी हैं वही हरकत मेरी पूर्वजों की भी थी। लेकिन जो बीच बीच में से बंदर की तरह क्लास लेता है और फिर गायब हो जाता है, फिर बंदर की तरह क्लास लेता है, फिर गायब हो जाता है, तो ये तो कभी भी जिंदगी में आप हिंदी से फ्री नहीं हो पाओगे। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जब पिछली ये 3 क्लासें मैंने ली, उसमें एक नहीं बल्कि कम से कम 10 से 12 बार स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया। और उसके बाद आज मेरे से अगर आप पूछ रहे हो स्पर्श व्यंजन क्या होगा, तो इसका मतलब यही है कि आप टाइम पास कर रहे हो, आपने पैसे बर्बाद कर दिए यहाँ कोर्स लेके। और यहाँ ना तो हम खुद टाइम पास करते, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। हमें भी हर 2 साल में एक नौकरी छोड़ के दूसरी लेनी होती है। ठीक है, तो 6 छोड़ चुके हैं, 7 भी ले रहे हैं, 10 तो पूरी करके ही जाएंगे इस जन्म में। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी जब सीरियसली हम पढ़ाते हैं तो आप लोग भी सीरियस रहो, तभी आपको भी नौकरी मिलेगी। हमने भी अपनी शुरुआत प्राइमरी टीचर से ही की थी, ठीक है, 2009 में। और उसके बाद फिर प्राइमरी से फिर टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी, पीजीटी से आज फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने अपने टाइम पे केवल वही काम किया, मैं बार बार बता रहा हूं, जो एक स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में करना चाहिए। अगर आप भी उसी तरह करोगे तो आपको एक थोड़े ही, आपको भी 3-3 4-4 नौकरी मिलेगी। लेकिन आप क्या करने लगते हो, जो स्टूडेंट का काम होता है उसको छोड़ के आप दूसरे कामों में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने लगते हो। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, यार दोस्त के क्या हालचाल है, रिश्तेदारी में सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है, किसकी शादी कहाँ से हो रही है, ठीक है, वो दिखने में कैसी है। अब शादी जिसकी हो रही है उसको पता करना चाहिए कौन कहाँ कैसा दिख रहा है। पड़ोसी लगे हुए हैं, ठीक है, किसको क्या सामान मिल रहा है, क्या किसके यहाँ जाएगा, क्या किसके यहाँ से आएगा, इसमें आपका क्या मुद्दा है। आपका सिलेबस यूपी टेट और सुपर टेट का है,
वो आपको पता नहीं है। और पड़ोसियों के बारे में आपको बच्चों तक पता है कि पड़ोसी के बच्चे कब स्कूल जाते हैं और कब वो खेलते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं। तो इसलिए थोड़ा आप फोकस करो उन चीजों पे जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपने लक्ष्य बनाया है। तो लक्ष्य के बारे में बार बार सोचोगे, बेफालतू की चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, तो सड़क क्या था, जो कन्फ्यूजन बच्चों को हुआ, एक बार उसको बता देते हैं। ये आता है ऊष्म व्यंजन में, और ऊष्म व्यंजन आते हैं बाद में। ठीक है जी, ये वाला जो स है ना, ये किस में आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से और है। जब आपको ये कहा गया कि बेटे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे ये वाला, इसके बाद आ रहा है यहाँ पे ये वाला, इसके बाद आ रहा है यहाँ ये, इसके बाद आ रहा है यहाँ ये, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है व्यंजन। क्या आ रहा है? आधा व्यंजन ही लिख देता हूँ, यहाँ आधा व्यंजन आएगा। आधे व्यंजन के बाद में फिर यहाँ पूरा व्यंजन आएगा, और पूरे व्यंजन में भी सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आएंगे। क्या आएंगे? स्पर्श। स्पर्श के बाद में क्या आता है? अंतस्थ। अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ के बाद में क्या आता है? ऊष्म आता है, ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कहाँ आएंगे? जो पहले वर्ण से बना है। अब मान के चलो ये आ गया, ये कै और किससे मिलके बना है? से से। तो इसका जो स्थान होगा वो कै के बाद होगा। तो क्षमा जो शब्द मिलेगा आपको, क्षत्रिय जो शब्द मिलेगा वो कै वर्णों के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? कै वर्णों के साथ। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म। और ऊष्म में भी पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। और अंतस्थ में भी पहले ये, फिर ये और फिर ये। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।